नमस्कार दोस्तों, द सीखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज पुनः कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूं आप सभी के बीच। तो आइए इधर उधर की ज़्यादा बात न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां आप सभी के बीच जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगी। तारों में अकेला चाँद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। आप वो गुलाब हो जिसे हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है। बहादुर वह कहलाता है जो हार निश्चित हो फिर भी अपना मैदान नहीं छोड़ते। तो आप बहादुर हो, पुनः अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी जंग की तैयारी में जुड़ते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्नों का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इसमें जो कि हमारा पहला प्रश्न है, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो आप सभी इन प्रश्नों का उत्तर देने का कमेंट में आप लोग ज़रूर प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें उनका नाम उजागर किया जाएगा। पहला प्रश्न है कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो जिसमें ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, अमेरिका, रूस, जापान। तो आप सभी आंसर दीजिए अपना अपना। देखिए इसमें जो सही जवाब है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस इसका सही जवाब है। यानी कि आप देखेंगे कि जो भारत और फ्रांस के बीच में यह वरुण नामक नौसैन्य अभ्यास हुआ है और यह 20वां संस्करण था जो कि 31 मार्च से 3 अप्रैल तक अरब सागर में किया जा रहा है। यानी कि 30 मार्च से 3 अप्रैल तक यह अरब सागर में अभ्यास चला है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया? किस राज्य की सरकार ने फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया? इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसमें भी आप अपना उत्तर दीजिएगा। देखिए इस प्रश्न का भी जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं कि देखिए जो फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है यह दिल्ली सरकार के द्वारा, जैसा कि आप सभी जानते हैं उनका ये चुनावी वादा भी था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो बेघर हुए बच्चे हैं उनके पुनर्वास के लिए यह फील्ड टास्क फोर्स का गठन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसमें यह बहुत ही अच्छा और सराहनीय, जो बेघर हुए बच्चे हैं उनको एक आवासीय विद्यालय के रूप में बनाया जाएगा और वहाँ उन बच्चों को ला कर के रखा जाएगा और उनके खाने पीने, रहने और उनके शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। तो यह एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 कब मनाया गया? यानी ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है 22 मार्च, 23 मार्च, 1 अप्रैल और 28 फरवरी। तो देखिए इन सब ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए 22 मार्च, तो 22 मार्च को आप सब जानते हैं जो कि यह जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 मार्च, तो 23 मार्च को भी उम्मीद करता हूँ या सब लोग को पता होगा, यानी कि 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का इस 23 मार्च के लोग शहीद हुए थे। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इनकी जो फांसी हुई थी वह 23 मार्च 1931 को हुई थी। इसको महत्वपूर्ण डे है, इसको नोट कर लीजिएगा। यानी कि जो फांसी हुई थी वह हुई थी 23 मार्च
1931 को। ठीक है, इसीलिए इस 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को अभी हाल ही में उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया गया है, और 28 फरवरी जो कि विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप जानते हैं। यानी कि आप कहेंगे कि जो इसका सही जवाब था वो इस प्रश्न का, वो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वह 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च को जो है यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे मनाया गया है। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल में आप अपना आंसर पहले दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना आंसर दिए होंगे। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ड्वेन ब्रावो, मलिंगा, रोहित शर्मा और स्मृति मंधाना। तो जो इसका सही जवाब है वो ड्वेन ब्रावो, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो है आईपीएल में टोटल इनका 171 यानी ड्वेन ब्रावो इसका सही जवाब है, और इन्होंने टोटल जो है 171 विकेट लिया है। 171 विकेट लिया है। इसके बाद श्रीलंका के हैं लसित मलिंगा। इन्होंने मानी इसका जो है, देखिए ऑप्शन भी मैंने दूसरा बनाया है और ये दूसरे नंबर पे हैं, यानी इन्होंने जो है 170 विकेट लिया है आईपीएल में। इनका जो टोटल विकेट है 100, और पहले नंबर पे ड्वेन ब्रावो हैं जिनका 171 विकेट है। उसके अलावा रोहित शर्मा, जो कि भारतीय सभी फॉर्मेटों के ये भारतीय क्रिकेट के ये इस समय वर्तमान में कप्तान हैं सभी फॉर्मेटों के। और ये जो चौथा ऑप्शन मैंने दिया है स्मृति मंधाना, तो स्मृति मंधाना यह भी महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इसको ऑप्शन में मैंने दिया है। स्मृति मंधाना जो कि दूसरी बार आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुनी गई हैं, तो इसलिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, स्मृति मंधाना यानी कि जो आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुनी गई हैं, कौन? स्मृति मंधाना को। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है, अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए देखिए ऑप्शन में दिया गया फास्टर, क्रिसिफाई, एम परिवहन और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि फास्टर। यानी कि यह जो ऐप है सॉफ्टवेयर फास्टर, जिसका जो पूरा नाम मैंने नीचे लिखा भी है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो यह जो है चूँकि देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जी द्वारा यह लॉन्च किया गया है, और तेज़ी से कार्रवाई हो और उसका समय पर उसको प्रसारित किया जाए जो आदेश हैं, तो इसके लिए यह जो है मतलब आदेशों में तेज़ी लाने के लिए यह सुविधा लॉन्च की गई है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया क्रिसिफाई, यह कृषि से संबंधित ऐप है क्रिसिफाई। और सी ऑप्शन जो दिया गया है यम परिवहन। यम परिवहन जो है यह यानी कि ऐसा समझिए कि एम परिवहन ऐप जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जो कि अगर गाड़ी के नंबर से उसमें उसके ऑनर का नंबर निकाला जा सकता है, वालों का पता निकाला जा सकता है, और आरटीओ से संबंधित जो भी प्रक्रिया है इसके जो है पूरा आपका डिटेल इससे निकाला जा सकता है। चलिए, इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, छठे नंबर का, कौन सा राज्य उल्फ स्टेट बना है? तो इससे अपना आंसर आप लोग दीजिएगा, कौन सा राज्य उल्फ स्टेट बना है? ऑप्शन में दिया गया है मध्य प्रदेश, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को उल्फ स्टेट का दर्जा दिया गया है, और चूँकि वन विभाग के अनुसार सबसे ज़्यादा यहाँ पर उल्फ यानी कि भेड़िए पाए जाते हैं। ठीक है, और संख्या में अगर बताएं तो 772 के लगभग यहाँ पर है। तो इसके वजह से जो है इसके
वजह से जो वन विभाग है वो अपनी पोस्ट में एमपी को उर्फ स्टेट का दर्जा दिया है, उर्फ स्टेट लिखा है। और दूसरे नंबर पे यानी कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश आता है, जो कि संख्या मैंने बताया आपको 772। उसके अलावा राजस्थान है दूसरे नंबर पे, जहाँ पे 532 संख्या है भेड़ियों की। उसके बाद गुजरात है जहाँ पर 494 है। इसके अलावा महाराष्ट्र है जहाँ पे 396 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वुल्फ स्टेट मतलब भेड़िया यानी कि मध्य प्रदेश में भेड़ियों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए इसको वुल्फ स्टेट का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा टाइगर भी हैं, इसके अलावा तेंदुआ भी हैं, घड़ियाल हैं, गिद्ध, यानी इन सब मामलों में जो है यह 1 नंबर पे है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। यानी कि पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपका आएगा आरजे यानी कि राजस्थान, और तीसरे नंबर पे अगर देखें आप तो तीसरे नंबर पे आएगा जी जे यानी कि गुजरात का, और इसके अलावा चौथे नंबर पे आएगा एमएच यानी कि महाराष्ट्र। और इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र भेड़ियों के अलावा, और मैंने बताया आपको टाइगर, इसके अलावा किस में नंबर 1 पे है टाइगर, टाइगर के अलावा तेंदुआ, टाइगर के अलावा तेंदुआ, तेंदुआ के अलावा आपका गिद्ध, तेंदुआ के अलावा आपका गिद्ध, इसके अलावा घड़ियाल। ठीक है, इन मामलों में 1 नंबर पे है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, यानी कि वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य बना है। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य बना है। ठीक है, तो कौन सा राज्य बना है? इसमें आपको ऑप्शन में दिया गया आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो फलों के मामले में हाँ, तो देखिएगा इसमें अपना आंसर दीजिएगा। तो देखिए जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। यानी कि सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य में प्रथम स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। दूसरे नंबर पे देखिए, पहले नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा नंबर आता है आपका एमएच यानी कि महाराष्ट्र का, और तीसरा नंबर आता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश का, और चौथा नंबर आता है आपका कर्नाटक का। चौथा नंबर आपका आता है कर्नाटका का। ठीक है, 5वां नंबर पे है गुजरात। तो ये जो है हो गया फल के मामले में। और उसके अलावा जो ये अपना दूसरा ऑप्शन मैंने दिया है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश देखिएगा सब्जी के उत्पादन में 1 नंबर पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सब्जी के मामले में, यानी कि 2021-22 में शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य का दर्जा किसे मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। जबकि सब्जी उत्पादक में दूसरे स्थान पर रहा आपका पश्चिम बंगाल, सब्जी उत्पादक में दूसरे स्थान पर रहा वेस्ट बंगाल। ठीक है, WB मैं लिख देता हूँ वेस्ट बंगाल। उसके अलावा अगर तीसरा स्थान पूछा जाए तो तीसरा स्थान पे है MP यानी कि मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पे है आपका बिहार। चौथे स्थान पे है आपका बिहार का। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा लिखित पुस्तक भारत कृषि की ओर 2030 का विमोचन किया, यानी किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के वर्तमान में PM हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जी, इसके अलावा अमित शाह जी और राजनाथ सिंह। तो देख लीजिए यहाँ पर अमित शाह जी जो कि देश के गृह मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह जी जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, और बी ऑप्शन आपका बच गया यानी नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि देश के क्या हैं? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। तो यानी कि जो है प्लान चूँकि कृषि से संबंधित है, तो इसके वजह से यह क्या होगा? किसके द्वारा? तो इसका जो सही जवाब होगा यह ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। हाँ, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, और इन्हीं के द्वारा यह इसका पुस्तक का विमोचन किया गया है। चूँकि नीति आयोग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और भारतीय कृषि की ओर 2020-30, इसमें चूँकि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उसके क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, पोषण, सुरक्षा और सतत खाद्य और कृषि प्रणाली, यानी इस नाम का जो है उन्होंने नामक एक पुस्तक का विमोचन किया।
ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। तो देखिए, आइए आगे अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन में दिया गया PV सिंधु, मिताली राज, मीराबाई चानू और मैरी कॉम। तो देखिएगा इसमें PV सिंधु, तो PV सिंधु के बारे में आप लोग जानते हैं क्या है? भारतीय महिला बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, जो कि इन्होंने ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक और कांस्य पदक ये दोनों ही जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है मिताली राज, और मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान भी हैं, और इनका जो रिकॉर्ड है यानी कि डबल सेंचुरी लगाने का वो इनके नाम है, और सबसे अधिक वनडे में 6000 रन पूरा करने वाली यह भारतीय महिला ही है, यानी कि पहली भारतीय महिला है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर C है मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू जो कि मीराबाई चानू इन्हीं को जो है BBC वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है ये हमारा सही जवाब है, यानी सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार इनको दिया गया है। चूँकि गत वर्ष टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली चानू जो है पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी, और उन्हीं के लिए इनको जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। हाँ, अगला यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है ये हमारा सही जवाब है, यानी सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार इनको दिया गया है। चूँकि गत वर्ष टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली चानू जो है पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी, और उन्हीं के लिए इनको जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि 10वां है कि वर्ष 2022 के लिए कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए? ठीक है, वर्ष 2022 के लिए कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यानी कि 57, यानी कि कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? यानी कि श्री माननीय रामनाथ कोविंद जी, जो कि देश के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो और कहाँ पर? तो दिल्ली में। और कितने नंबर का था? तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में जो अनुकरणीय योगदान देने वाली कोई भी संस्था हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार कब दिया गया था? तो 2018 में दिया गया। पहली बार इससे जो है 2018 में दिया गया था, फिर 20 में दिया गया, और फिर इस बार 22 में दिया गया। ठीक है, तो यह 11 विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि राज्य को भी दिया जाता है, किसी संगठन को दिया जा सकता है। ठीक है, और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 11 क्षेत्रों में यह दिया जाता है। तो जो अगर राज्य की बात की जाए, किस राज्य को जो है इस बार का राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया, तो वह है अपना उत्तर प्रदेश, यानी UP को जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार का इस बार का सर्वश्रेष्ठ यानी कि पहला स्थान, पहली श्रेणी का पुरस्कार इनको दिया गया, यानी पहला स्थान प्राप्त करने का पुरस्कार दिया गया। किसको? उत्तर प्रदेश को। दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे आपका RJ राजस्थान का आता है, तथा तीसरे नंबर पे आपका आता है तमिलनाडु। अब देखिए, मैंने बताया आपको राज्यों के अलावा जिला को भी दिया जाता है। तो अगर राज्य में तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, जिला की बात किया जाए तो यह UP का एक जिला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले को जिला के रूप में दिया गया। उसके अलावा पंजाब में है, पंजाब में एक जिले को दिया गया। ठीक है, तो इसके अलावा किसी संगठन को भी, तो इन 11 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया गया, और टोटल कितना दिया गया? 57, टोटल जो है 57 पुरस्कार दिए गए। तो आज का वीडियो आप छोटा सा प्रश्नों का प्रैक्टिस में लेकर के आया था। तो आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि पर डे आप लोग को कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस मिलता रहे।
वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने जो भी मित्र हैं उनको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।